हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 11, जिसका नाम है मुक्त स्रोत संसाधन, जिसे हम कहते हैं ओपन सोर्स रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे ओपन सोर्स रिसोर्सेज हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ओपन सोर्स का मतलब, उसके स्टैंडर्ड्स, उसके मानक हमने पढ़े थे और क्या क्या हमें प्रॉफिट है ओपन सोर्स को यूज करने के। इस क्लास में हम सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सा रिसोर्स हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा ओपन रिसोर्सेज के अंदर फॉस। फॉस क्या होता है? फॉस का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब ये क्या करता है? ये हमें फ्री ओपन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अंदर यूजर्स और प्रोग्रामर्स को क्या प्रोवाइड किया जाता है? सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ हम कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर रखी है, उसे पढ़ रहे हैं। तो फॉस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ऐसे ही और भी कुछ जो है फॉस के अलावा वो अलग अलग चीज प्रोवाइड करवाती है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉस का। फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है, और क्या है ये? सॉफ्टवेयर। यूजर्स और प्रोग्रामर्स को सॉफ्टवेयर से सोर्स कोड को एडिट, मॉडिफाई और पुनः यानी फिर से हम यूज कर सके करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो फॉस क्या करता है? हमें ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और दोबारा से हम डेटा को उससे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहला है हमारा माई एसक्यूएल। आपने सुना होगा, कंप्यूटर के फील्ड में जो भी है सबने सुना होगा। माई एसक्यूएल क्या होता है? क्वेरी लैंग्वेज है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ऑरेकल आप लीजिए, ऑरेकल के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, और माई एसक्यूएल क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पर अवेलेबल होता है। ठीक है ना। और दूसरा है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स हमारा क्या है? ब्राउजर। ठीक है, और है लिनक्स। लिनक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो नेट पर फ्री में अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर आप अपना क्या करते हैं? क्वेरी लैंग्वेज से रिलेटेड काम करते हैं। ये आपका ब्राउजर हो गया, या आपका लिनक्स हो गया। ठीक है, इसके तुलना में जो ऑरेकल है वो हमें कॉस्ट देनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए विंडोज, आप विंडोज क्या लेते हैं? पायरेटेड लेते हैं। पायरेटेड में कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स तो अवेलेबल नहीं होते ना, तो उसके लिए हमें जो विंडोज लेना पड़ता है वो किसका हो गया? माइक्रोसॉफ्ट का। तो वो हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। बट लिनक्स क्या है? हमारे लिए फ्री है। फायरफॉक्स, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह हो गया, एजेस हो गया, इन सब के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है, बट फायरफॉक्स के लिए हमें नहीं देनी पड़ती। तो ये सब हमारे क्या है? फ्री रिसोर्सेस। और कौन दे रहा है इसे? फॉस। ठीक है, तो यूजर्स को, प्रोग्रामर्स को क्या देता है? ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब देखिए इस फॉस के फायदे क्या हैं। भाई हम फॉस यूज क्यों कर रहे हैं? तो क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहले ये सुरक्षित होता है। देखिए आपके क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार उसमें क्या होता है, वायरस वगैरह आ जाता है, आता है ना, तो वो चीज ज्यादा सिक्योर है। फॉस के थ्रू अगर जो कोई सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है तो वो ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, बजाय औरों के। स्थिर विश्वसनीय है, यानी ये रिलायबल भी होता है और ये बहुत टाइम तक टिका भी होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में खराब हो गया, नहीं, बहुत लंबे टाइम तक के लिए होता है। हमने पढ़ा था ना, दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाना जरूरी है, वो उसके मानक में ही था। तो दूसरी चीज हो गई विश्वसनीय, यानी रिलायबल होता है, यानी बिल्कुल सही डेटा देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के आयात पर कम निर्भरता। अब भाई कहां से? मार्केट से अगर सॉफ्टवेयर आप लेने जाओगे तो बार बार तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, या फिर उसको रिन्यू करवाने के लिए भी अलग से कॉस्ट देनी पड़ेगी। आपने परचेज कर लिया, अब आप देखिए जैसे आप लेते हैं एंटीवायरस, मार्केट से लेते हैं सॉरी, तो मार्केट से जब आप एंटीवायरस खरीदते हैं तो उसके एक लिमिट होती है कि ये 2 साल तक के लिए होगा या 3 साल के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देना पड़ता है? दोबारा से या तो उसको रीयूज करने के एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो दीजिए रिन्यू कराने के, अदरवाइज मार्केट से न्यू खरीदिए। ठीक है, तो वो लागत जो है वो वाली, वो हमारी यहाँ पे क्या होती है? वो बच जाती है। उसको ना तो हमें मेंटेन करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बस यूज करेंगे। ठीक है, लोकल सॉफ्टवेयर की क्षमता का विकास कैसे? आपने क्या किया? सॉफ्टवेयर खरीदा, चेंजेस करे, आपने उसे डेवलप करी। ठीक है, अब ये यहाँ पे मान लीजिए किसी लोकल बंदे ने वो सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स की तरह डाल दिया, तो क्या हो रहा है?
उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उसकी चीज का क्या हो रहा है और आगे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे जो लोकल ये सॉफ्टवेयर है उनकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है एबिलिटी का। ठीक है, डी, अब देखिए ये तो थे इसके लाभ कि क्या क्या लाभ आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ये आता है फॉस क्या है, उसके लाभ बताइए, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, तो फॉस में बता चुकी है और उसके लाभ भी 3-4 लिखने हैं बस। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या कर रही हैं, ओपन सोर्स के लिए इनिशिएटिव है, मतलब कि वो पहल कर रही है उस चीज का। ठीक है, कि इसको आप यूज करिए, इनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो ये आपको बताती हैं। ठीक है, तो DEITY इसका जो हेडक्वार्टर है शायद आई थिंक दिल्ली में है। ठीक है, तो DEITY ने फॉस को अडेप्ट करने के लिए सबसे पहले पहल की है। तो ये हमें ये कहता है कि भाई फॉस के आप सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज करिए, क्यों मार्केट से इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर परचेज करो। माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारे इंडिया में ही हम ओएस यूज करें, अपना ही यूज करें, तो उन सब में भी क्या यूज करते हैं, हम ओपन सोर्स रिसोर्सेज का यूज करते हैं, क्योंकि हम इंडिया स्वदेशी चीजों को क्या कर रहे हैं, लेना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया, फॉस ये हो गया और फॉस के लाभ। और कौन है, DEITY, इसने क्या करा, पहल करी थी सबसे पहले फॉस के लिए। अब देखिए फॉस के कुछ प्रोजेक्ट का मतलब समझिए कि फॉस के अंदर जो जो चीजें हमें मिल रही है, भाई क्या सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये उसके नाम है कि कौन सा फ्री में अवेलेबल है और उसका क्या काम है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं पर उनकी कॉस्ट इतनी हाई होती है कि हर कोई उसको खरीद नहीं सकता, परचेस नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हम ओपन सोर्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा विंडो ओएस भी आप लोग पायरेटेड ले लेते हैं, इतनी महंगी तो लेते नहीं, ऑफिस ले लेते हैं पायरेटेड। ठीक है, अब देखिए मार्केट में कौन कौन से, जो ये तो नॉर्मल था, अब देखिए बड़े बड़ी कंपनीज भी यूज करती हैं। तो देखिए बाइंड, बाइंड नाम है उसका, ये होता है DNA सर्वर, ये है हमारा एक सर्वर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारे जो काम में आता है अपाचे, अगर आप आगे इसी फील्ड में जाएंगे तो आप इस पे काम जरूर करेंगे। अपाचे, अपाचे हमारा वेब सर्वर होता है, इस पे जावा के प्रोग्राम्स भी रन होते हैं। तो अपाचे क्या है, मेरा वेब सर्वर। ठीक है, सैंडमेल ये आपके काम आएगा बाद में। सैंडमेल, सैंडमेल क्या होता है, ईमेल सर्वर, जैसे गूगल का जीमेल है वैसे ही गूगल क्या है, बाहर की। ठीक है, तो अपनी स्वदेशी कंपनियों के लिए ये सब बनाया। अब आप कहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी दे रहा है, लेकिन वो क्या है, बाहर के। तो सैंडमेल क्या काम आता है, ईमेल सर्वर है, आप इस पे जाके अपना एक ईमेल आईडी बनाइए। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे जीमेल करता है इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, ये सब, लेकिन ये हमारे इंडिया स्वदेशी है, इस वजह से हम लोग इनको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपन SSH, ये क्या काम आता है, बस नाम याद रखिए, नेटवर्क प्रशासनिक टूल को सुरक्षित रखने के काम आता है। नेटवर्क प्रशासनिक टूल का मतलब नेटवर्क के अंदर जो जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट रखता है, वायरस ना आए इसलिए। ठीक है, तो ये ओपन SSH उसके लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने पढ़ा होगा, देखिए मैंने आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, ओपन ऑफिस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जिसमें हमने ये राइटर पढ़ा था, है ना, इम्प्रेस पढ़ा था, तो वो क्या था, ओपन ऑफिस, वो भी एक क्या है आपका मुक्त स्रोत संसाधन या फिर ओपन सोर्स रिसोर्स है। ओपन ऑफिस देखिए आपने यूज करा ना, ऐसे ये भी आपके यूज आएंगे। ये सारा का सारा क्या है, पूरा ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट है उसका स्वीट, स्वीट का मतलब समूह, यानी ऑफिस में जितने हमारे काम के सॉफ्टवेयर है वो सब इस ओपन ऑफिस के अंदर अवेलेबल हैं। इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिनक्स कर्नल, ये होता है हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कर्नल है। ठीक है, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा GIMP, GIMP क्या होता है, ये ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में आपने देखा होगा पर उसे परचेस करना पड़ता है, वरना उसके कुछ फीचर क्या होते हैं हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते। तो GIMP भी क्या है, ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ फॉस के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी वर्किंग में है, सब लोग यूज करते हैं इसे। ठीक है, जिसमें से एक आप लोग यूज कर रहे हैं, ओपन ऑफिस। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट है हमारा BOSS, बॉस। अभी हमने क्या पढ़ा? बॉस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉस। बॉस का मतलब, B मतलब होता है भारत, यानी हमारा स्वदेशी इंडिया का। O मतलब ऑपरेटिंग, ठीक है। S मतलब सिस्टम, और S दोबारा इसका मतलब होता है सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। भारत का क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक। इसे किसने निर्मित करा? इसे बनाया था सीडैक ने, ठीक है। सीडैक ने, सीडैक द्वारा विकसित GNU यानी ग्राफिक्स से और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कैसा है? GNU और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे किसने बनाया? जिसे सीडैक ने बनाया। क्वेश्चन आपका उसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि बॉस को किसने बनाया था? सिंपल है, सीडैक। आपको लिखना है सीडैक। क्या ये भारत स्वदेशी है? हाँ, ये स्वदेशी है, ठीक है। भारत द्वारा निर्मित है तो स्वदेशी हो गया। तो ये क्या सीडैक ने बनाया था, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? विदेशी यानी बाहर का ओएस है। तो उससे निर्भरता को खत्म करने के लिए ये बनाया गया है, यानी हमारे इंडिया के अंदर सीडैक द्वारा बॉस को बनाया गया था। क्योंकि हालांकि हम यूज करते हैं विंडो ओएस ही यूज करते हैं, ज्यादातर लोग फैमिलियर है उसके साथ, बट वो तो चीज खत्म नहीं हो सकती। बट ये विदेशी है, तो हमने सोचा कि हम एक यहाँ इंडिया का एक बनाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बनाया बॉस, ठीक है। समझ में आया? लेकिन सबसे अच्छी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए तो आपको देना पड़ता है ना, उसके लिए तो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। अब देखिए बॉस जो है उसके दो फीचर और देख लेते हैं। सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, भाई ओपन सोर्स है तो फ्री तो होगा ही। और सबसे अच्छी बात, ये 18 लैंग्वेज यानी 18 लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है, जिसमें से एक इंग्लिश भाषा है, वो बाहर की, ठीक है। उसके अलावा 18, उसके अलावा नहीं, उसको इंक्लूड करके, ठीक है, टोटल 18 भाषाओं में उपलब्ध है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बॉस जो है वो 18 भाषाओं के अंदर क्या है? उपलब्ध है। भारतीय भाषाएं हैं 18, ठीक है, उनके अंदर ये उपलब्ध है। चलिए अब पढ़ते हैं कि बॉस जो है, बॉस को जब दिया गया, भाई कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप खरीदेंगे या फिर आप किसी को देंगे तो उसकी पर्टिकुलर एक गाइडलाइन होगी। आजकल आप जो भी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा, जब आप आई एग्री बटन दबाते हैं तो उससे पहले उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उसके साथ जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे आपका ये ओपन ऑफिस के अंदर देख लीजिए डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, तो ऐसे ही बॉस के अंदर जो गाइडलाइन थी, जो दिशा निर्देश दिए गए, वो कौन कौन से थे? आपको बस नाम याद रखना है इनका कि वो कौन कौन से गाइडलाइन में वो कौन कौन से पॉइंट थे जो इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले है फ्री पुनर्वितरण, यानी इसका हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? फ्री में इसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा है सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होगा, और सोर्स कोड जो है वो क्या होगा? इजी लैंग्वेज में होगा। कोई भी सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। डेराइव्ड वर्क का मतलब है कि आप इसको अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, यानी आपने आधा पार्ट किसी को दिया, उसमें वो कोई पार्ट इंक्लूड करेगा और नया बनाएगा, ठीक है। फिर किसी और को दिया तो उसने एक नया मॉड्यूल बना दिया। तो इस तरीके से इसमें डेराइव वर्क भी होता है, ठीक है। ये बॉस के हम क्या पढ़ रहे हैं? गाइडलाइन, दिशा निर्देश। लेखक जिसने बनाया है, ऑथर जैसे बुक का ऑथर है, ठीक है। लेखक के सोर्स कोड की अखंडता, मतलब लेखक का जो सोर्स कोड है वो बिल्कुल क्या रहेगा? कैसा हो जाएगा? अखंडता का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा रहेगा। आप उसमें चेंजेस कर करके नया अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति या समूह के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं। देखिए इसका क्या मतलब है? सेम हमने ये लाइन पढ़ी थी पहले भी
क्या होता है कि इसका यूज आप किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप इसका यूज सिर्फ एजुकेशन में करेंगे, नहीं, आप इसका यूज रिसर्च में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी शॉप पे भी आप इसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इस पे काम करिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बिजनेस में यूज करिए, ठीक है, या एजुकेशन में यूज करिए या रिसर्च के अंदर यूज करिए, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि कौन सा समूह इसे यूज करेगा, कौन सा पीपल इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। चल, नेक्स्ट है हमारा फील्ड में कोई भेदभाव नहीं। फील्ड्स में भेदभाव का भी यही मतलब है, किसी भी फील्ड के अंदर आप इसे दे दीजिए, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइसेंस का वितरण, और लाइसेंस का जो वितरण होता है वो भी क्या है, सबके लिए सेम होता है, कि ऐसा नहीं है कि इसको लाइसेंस के अंदर मैंने अलग से गाइडलाइन दे दी, इसको अलग दे दी। तो लाइसेंस का वितरण भी सबका सेम ही होता है। अब मान लीजिए आप आपने इनका सॉफ्टवेयर लिया, अपना कुछ थोड़ा सा पार्ट इसमें ऐड किया, तो क्या हो गया, वो आपका हो गया, ठीक है। अब आपका हो गया, अब आप उसे रीसेल करिए, कुछ भी करिए, इसने आपसे रॉयल्टी नहीं मांगी। जो आपने डाउनलोड किया था उसने जहां से किया था उन्होंने आपसे रॉयल्टी नहीं मांगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइसेंस का भी वितरण कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉस, जीएनयू, लिनक्स के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, हमें एक्स्ट्रा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो लाइसेंस सबके लिए है, जो गाइडलाइन सबके लिए, वही हमें फॉलो करनी होती है। तो इसके लिए हमें विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। दूसरे सॉफ्टवेयर को नियंत्रित नहीं करता। अगर इसके साथ कोई और सॉफ्टवेयर आपका ऐड है तो ये अपना कमांड अपने उसको कंट्रोल नहीं करेगा, दूसरे पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो अपने अलग वर्क करता रहेगा, ये अपना अलग वर्क करता रहेगा, ठीक है। तो किसी सॉफ्टवेयर पे ये कंट्रोल नहीं करता कि नहीं मैं उसके, वो मेरे अंडर में काम करेगा, इस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो अपना अलग वर्क करेगा, ये अपना अलग वर्क करेगा। अगर एज अ कंपोनेंट भी बनाते हैं तो आप उस पे एडिटिंग, आप उसे मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या सिस्टम बनाया है, क्या आपने उस पे प्रोग्रामिंग की है। तो दूसरे सॉफ्टवेयर पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। चलिए, हमने बॉस पढ़ा, ठीक है। अब बॉस के वो जो दिशा निर्देश थे वो थे वो सारे। अब हम पढ़ते हैं कि बॉस के लिए हमें क्या क्या सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, बॉस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई भी ऑपरेटिंग, आप जब भी देखिए लैपटॉप खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां जाके क्या देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कि हमें इतनी रैम चाहिए, ठीक है। अब आपका पर्टिकुलर ओएस आपको कौन सा चाहिए, जाते हैं तो चेक करते हैं ना, इतने हमारे साउंड की क्वालिटी होनी चाहिए, इतने जीबी का हमारा ये कार्ड होना चाहिए, सीडी राइटर चाहिए, नहीं चाहिए। तो वो सब, और कुछ होती है रिक्वायरमेंट कि इतनी डेटा को रन कराने के लिए हमें इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए। जैसे कंप्यूटर की लाइन में कहें अगर, तो रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए सबसे जरूरी होती है रैम। अगर रैम का साइज कम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी आप लेने जाते हैं, देखिएगा आप, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपने बहुत ज्यादा डेटा भर लिया अपने लैपटॉप के अंदर, एक्सट्रीम भर लिया, ठीक है। ये नहीं, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रही कि जहां डेटा भर गया, आप अपने लैपटॉप पे गेम भी खेल रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग भी सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो गेम्स में ग्राफिक्स जो होते हैं उनको ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो जब भी आप कोई चीज करते हैं वो रैम में चलती है। अगर आप इस तरीके से बहुत सारे गेम डाउनलोड कर लेते हैं, और आपका जो परचेज किया था लैपटॉप वो इस पर्पज से आपने किया ही नहीं था, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्लो हो जाता है। तो उसके लिए मुझे रैम बढ़वानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब उसकी रैम बढ़ेगी तो क्या होगा, वो वर्क अच्छे से करेगा। सेम ऐसे, यानी क्या हुआ, उसकी जरूरत थी इस सिस्टम को चलाने के लिए, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, तो वहां मुझे रैम की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा रैम की, ठीक है। सेम ऐसे ही बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें किस किस हार्डवेयर की आवश्यकता होती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क मुझे कम से कम 5 GB की रिक्वायर होती है। 5 GB तो कुछ भी नहीं होता, आप लोग तो 252 पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी लेते हैं। ये मिनिमम है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना ये रन नहीं करेगा। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इतनी जगह चाहिए रन करने के लिए।
अपर कंडीशन क्या है, बिना पार्टीशन के, ठीक है। कंडीशन क्या है, बिना पार्टीशन के, यानी पार्टीशन नहीं होना चाहिए, पूरा एक साथ होना चाहिए इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप यहां अलग दे रहे हो यहां अलग दे रहे हो, नहीं, टुकड़ों में नहीं जाएगा ओएस, ठीक है, ये नहीं है ये तरीका ओएस पूरा। तो इसे कंटिन्यूशन में क्या चाहिए, 5 GB की हार्ड डिस्क। सेकंड है रैम, मिनिमम 512 MB की रैम चाहिए। थर्ड है डीवीडी रोम ड्राइव, तो इसको इंस्टॉल भी तो करोगे आप, करोगे ना, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, वो आपकी एक जो सीडी या डीवीडी के अंदर जो आपका बॉस पड़ा हुआ है वो, ठीक है। 138C और x86-64 आर्किटेक्चर, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपका आर्किटेक्चर एक अलग से पेपर होता है। इन फ्यूचर अगर आप आगे कंप्यूटर लाइन में जाएंगे तो वहां से आप ये समझ सकते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए 138C और 886 और 64 आर्किटेक्चर को ये सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा 64 बिट का, 32 बिट का होता है ना, ऐसे सुनते हैं ना, 32 बिट पे इतना चल रहा है, 64 बिट पे इतना, तो वही चीज है, ठीक है। ये इसका नंबर है x86 और 64, इस आर्किटेक्चर को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो बॉस के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे 2 कवर हुए, कौन कौन से, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा BOS, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा हो, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट हमारा जो थर्ड है वो है हमारा MOOC, और ये इस तरीके से S, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये आपके काम का है क्योंकि ये आप लोग बहुत करते हो, ठीक है। देखिए ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप, काफी सारे बच्चे जो है वो काफी सारे कोर्सेज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ना। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या होता है, नेट पर फ्री ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल हो गया, या ऐसा भी होता है ट्यूटर भी अवेलेबल है। स्टूडेंट हम होते हैं, हम क्या करते हैं, फ्री में ज्वाइन करते हैं और फिर वो क्या है, पूरी एजुकेशन वहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमें वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, ये इसकी जिम्मेदारी है मॉस की, नए कौशल सीखने मतलब नया कोई भी कोर्स करने, ठीक है। कैरियर को आगे, कोई नया कोर्स कर रहा है, सपोज मैं ही कर रही हूँ, मैं एसक्यूएल का एक कोर्स कर लेती हूँ, .NET का एक कोर्स कर लेती हूँ, तो कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोर्स करो, और बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है। मतलब ये हमें ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने कौशल को बढ़ाने, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, हम वहां से अपने क्या करते हैं, एजुकेशन को भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसका नाम सबने सुना होगा, खान अकेडमी। खान अकेडमी का नाम सबने सुना होगा, खान सर काफी सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने अपना क्या बनाया, एक फ्री ओपन सोर्स बना रखा है, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसने खान अकेडमी के अंदर एनरोल कर रखा है, ठीक है, सॉरी इन्होंने इसके अंदर एनरोल कर रखा है, इसका नाम तो सबने सुना होगा। दूसरा है हमारा कौरसेरा, ये भी जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों को कौरसेरा का नाम पता होगा, ठीक है। और खान एकेडमी का तो हर स्टूडेंट्स को पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक है। चलिए, यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, भाई नेट पर अवेलेबल है, और नेट पे हर चीज कहाँ होती है, वेब पर, ऐप को छोड़ के, ठीक है। यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स गाइड जो होते हैं और ये आपके प्रोफेसर, इन सब के बीच में यहाँ पे आएगा सत्र, ये सत्ता नहीं है सत्र है, ठीक है। इंटरेक्शन सत्र के लिए मंच प्रदान करता है, मतलब स्टूडेंट्स जो है और ये आपके मार्गदर्शक हो गए और प्रोफेसर, ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हो उनसे, वो आपको रिप्लाई भी करेंगे वहीं के वहीं, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर और कोर्स सामग्री प्रदान करता है। अच्छा,
हमारा जो मटेरियल है वो किसी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा ऑडियो में भी हो सकता है। सुनते हैं ना आप लोग, बुक वगैरह भी होती है ऑडियो के अंदर, ठीक है ना। और बुक जो है वो वीडियो भी होती है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू ही आपको लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर और अदर जितनी भी पढ़ने वाली सामग्री है वो प्रदान करता है। कौन कर रहा है ये? MOOCS, ठीक है। चलिए, MOOCS काम कैसे करता है? भाई काम कैसे करता है ये तो आपको पता ही है कि MOOCS जो है वो क्या करता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिंपल। अपने क्या करता है, अपने जितने भी कोर्सेज है वो डाल देता है, ठीक है। एक टीचर अवेलेबल हो, टीचर्स अवेलेबल होंगे उससे रिलेटेड, वहां स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट उसमें एनरोल करेंगे और वो आपस में इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका काम होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे विद्यार्थी और अध्यापक मिलके रिसोर्सेज का पूल बनाते हैं। रिसोर्सेज का पूल का मतलब देखिए क्या हो गया कि आपके जो कंटेंट है वो सारे अवेलेबल होते हैं नेट पर, एक ही जगह पे आपको सब तरीके का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक छाननी पड़ रही है, अलग अलग बुक नहीं देखनी पड़ रही ना। तो वही मतलब है रिसोर्सेज का पूल बनाना, मतलब सारी सामग्री जो रिसोर्सेज है उन्हें एक ही जगह पर एकत्रित करना, ठीक है। तो इनके प्लेटफॉर्म पे जैसे खान एकेडमी का जितना भी डेटा है, मटेरियल है, वो एक ही जगह पे मिलेगा। वो ऐसा तो नहीं है कि खान एकेडमी का आप कहीं कोर्सेरा पे ढूंढ रहे हो, यूडेमी सुना होगा आपने, उस पे ढूंढ रहे हो, नहीं ना। तो वो रिसोर्सेज का पूल बना लेते हैं। इसका ये मतलब जो सभी के लिए कैसा होता है, जो सभी के लिए फ्री में उपलब्ध होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और यही मुझे लग रहा है कि आपके हिसाब से MOOCS ही है। लेकिन फर्स्ट वाला फॉस भी था, ऑपरेटिंग वो ओपन ऑफिस, वो आपके कोर्स का है, राइट। तो देखिए कहां कहां से ये हम लेते हैं सॉफ्टवेयर, अब समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब देखिए इसके अंदर हम जो MOOCS है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मल सोचो, इन्हें मत देखो, आप सोचो क्या क्या कर सकते हो। आप लेक्चर सुन सकते हो, टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, वीडियो की फॉर्म में अपने लेक्चर ले सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, है ना। बस वही सब है, ठीक है। लेक्चर को सुनना, अब नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स को डाउनलोड करना, ठीक है। आपस में बातचीत करके आकलन करना, भाई हम बातचीत कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट से क्या होता है, असेसमेंट वगैरह लेने से आपके पता चलता है कि भाई कितने आपको आता है, कितना नहीं आता। और है वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम, और हमें एक वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम प्रोवाइड किया जाता है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि वो वहां अवेलेबल थोड़ी देर बाद हट जाएगा और हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम का मतलब फिजिकली वो हमारे साथ अभी अवेलेबल नहीं है, उसे कहते हैं वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम, ठीक है। तो ये सब किसमें है? MOOCS के अंदर, ठीक है। चलिए अब भारत में हमने फॉस पढ़ा था, फॉस में हमने देखा था कौन कौन से हैं और किस किस काम आते हैं, पढ़े थे ना हमने उसके फॉस की बॉडीज। अब देखिए भारत में कौन कौन से MOOCS है, मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले IITS और IISc, ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में उपलब्ध कराते हैं। कौन? पहले नहीं कराते थे पर ये अब कुछ सालों से IITS और IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बस ये दोनों सेम है, इंडियन इंस्टीट्यूट। कैसे इंस्टीट्यूट है ये? इंडियन, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये है टी टेक्नोलॉजी और ये है साइंस, ये दोनों क्या करते हैं? फ्री में ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराते हैं। ये फ्री में ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराते हैं दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब नाम देखते हैं। विच IQ, देखिए विच IQ एक साइट है, वहां पे आप देखिएगा जो कंपटीशन वगैरह देते हैं वो लोग यहाँ पे से बहुत सारी मतलब स्टडी इससे रिलेटेड जितना मटेरियल है वो ले सकते हैं। काफी सारे कंपटीशन एग्जाम के यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और वो भी किसमें? टेस्ट MCQ फॉर्म में भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इससे के अलावा जो भी ये स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट कौन कौन से, कंप्यूटर से रिलेटेड, मैकेनिकल, कोई भी, तो वहां पे क्या होंगे?
यहाँ पे सारे मटेरियल क्वेश्चन फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो VJIQ वो हो गई। ओपन टू स्टडी, यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, कभी एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। कोर्सेरा, कोर्सेरा क्या कराता है, ये कोर्स करवाता है, ये छोटे छोटे कोर्स ने बांट दिए हैं और उन कोर्सेज को ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है, ठीक है। लेकिन अब कई कई जैसे यूडेमी में कुछ सॉफ्टवेयर क्या है फ्री है कुछ कोर्सेज, लेकिन बाकी सारे परचेज में डाल दिए उन्होंने, ठीक है, क्या परचेज करो। तो कोर्सेरा क्या है, फ्री में अवेलेबल कराता है। यहाँ पे आप कोई भी करिए, कोर्स करिए, उसको आपको ये क्या देगा, सर्टिफिकेट भी देता है, ठीक है। ईडी है, ठीक है। यूडेमी, देखिए ये नाम आ गया ना, यूडेमी, ठीक है। कुछ ये क्या करता है, कंसेशन करके भी बहुत, जैसे मान लीजिए 10,000 के कोर्स भी ये क्या करता है, आपको 1,000 रुपए में भी उपलब्ध कराता है। अब इन्होंने ये सब कर दिया, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे पहले। और ये MOOCs के प्रदाता है, यानी ये सब इसके क्या है, प्रोवाइडर। MOOCs मतलब कि वो कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं हमें ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या दे रहे हैं, हमें स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। तो ये इसके क्या है, सारे प्रोवाइडर जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, यानी इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, ठीक है। चलिए, NIOS, आप लोग जो बुक पढ़ते हो NIOS ओपन सिस्टम की, देखिए कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं एनरोल हो, ओपन राइटर करा आपने, ठीक है। तो अब देखिए NIOS आपका ही नाम आ गया। NCERT और IGNOU ये क्या करते हैं, ये कोर्सेज करवाते हैं, योग्यताओं के संघ है, यानी इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है। NPTEL, UGC, HRD, इनके साथ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और उच्च स्नातक के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी सी जो भी फीस आपकी फॉर्म वॉर्म की लगती है वो लगती होगी, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ। मटेरियल तो आपको फ्री में मिल रहा है ना, मटेरियल के लिए तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है ना। तो ये MOOC का काम क्या है, मटेरियल ही तो प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। तो ये MOOC के क्या थे, सारे के सारे प्रोवाइडर। और भी इसके अलावा मार्केट बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, ये लास्ट स्वयं, स्वयं के अंदर क्या है, देखिए ये भी MOOCs का CS का क्या है, प्रोवाइडर। ये स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जो भी यंग लोग हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि उनको क्या चीज, नई चीज बनानी है कुछ, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग और किसके लिए, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए। कि जैसे होता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा न्यू बन जाते हैं, बन गया तो वो स्टडी कर सकते, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ उसे लर्निंग सिखाया जाता है कि कैसे आप बनोगे, स्वयं कैसे इंडिपेंडेंट होंगे। तो उनके लिए स्वयं होता है, उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑडियो, वीडियो, इन सब के रूप में क्या होता है, यहाँ पे अध्ययन सामग्री अवेलेबल होती है। भाई किसी को अपना बिजनेस खोलना है तो बिजनेस से रिलेटेड कि क्या क्या चीज, ऐसा तो नहीं है कि जाके बैठ गया बिजनेस स्टार्ट हो गया, नहीं, उसके लिए पहले स्टडी करनी पड़ती है कि हमें ये बिजनेस करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो सब चीजें, उससे पहले थोड़ा पढ़ना भी तो पड़ेगा कि हाँ हमें अगर ये करना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज जो भी यंग, कुछ चीजें होती है, कोई इन्वेंट करता है, काफी लोग इन्वेंट भी करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी स्टडी है वो हमारे लर्निंग कहाँ पे है, स्वयं पे, ठीक है। स्वयं, स्वयं कहते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा फॉस क्या होता है, बॉस क्या है, और हमारा MOOCs क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।